नमस्कार, इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, कामाख्या मंदिर का वास्तुशिल्प विकास। हम पुरातन ग्रंथों की रहस्यमयी कहानियों से शुरुआत करके इस मंदिर के एक भौतिक और बहुराजवंशीय स्थापत्य चमत्कार बनने तक का पूरा सफर ट्रेस करेंगे। सोचिए, ऐसी इमारत जिसने समय के थपेड़े सहे, भयंकर आक्रमण झेले और कई पीढ़ियों की मेहनत से फिर से खड़ी हुई। कमाल की बात है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए इसमें डाइव इन करते हैं। हम इस पूरे इतिहास को इन 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, मिथक बनाम ऐतिहासिक उत्पत्ति। दूसरा, प्रारंभिक निर्माता यानी पाल राजवंश। तीसरा, आक्रमण और पूर्ण विनाश। चौथा, अहोम राजाओं के अधीन पुनरुद्धार। और पांचवा, अंतिम वास्तुशिल्प मिश्रण, एक क्लियर क्रोनोलॉजिकल रोडमैप। सेक्शन 1, मिथक बनाम ऐतिहासिक उत्पत्ति। यहाँ हम इस पवित्र स्थल के पौराणिक महत्व को स्थापित करते हुए सीधे ऐतिहासिक तथ्यों की ओर बढ़ेंगे। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे कहानियों और तथ्यों के बीच एक कंट्रास्ट बनता है। एक तरफ हमारे पास पौराणिक मान्यताएं हैं, जहां माना जाता है कि भगवान शिव की शर्त पर कामदेव ने नीलांचल पर्वत पर मंदिर का निर्माण शुरू किया, जिसमें विश्वकर्मा जी ने मदद की। पर दूसरी तरफ हमारे पास ठोस ऐतिहासिक साक्ष्य हैं। ये साक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि इस जगह पर सबसे पहला डॉक्यूमेंटेड निर्माण 8वीं और 9वीं शताब्दी के राजाओं ने किया था। पौराणिक कथाओं का अपना रूप है और 8वीं शताब्दी की ठोस रियलिटी अपनी जगह। सेक्शन 2, प्रारंभिक निर्माता पाल राजवंश। अब उस दौर में चलते हैं जहां से ऐतिहासिक रिकॉर्ड सच में शुरू होते हैं। अगर हम इतिहास को देखें तो इस पवित्र स्थल के सबसे पहले निर्माता असम के स्थानीय कचारी राजा थे। उन्होंने फाउंडेशन रखी। उसके बाद कामरूप राज्य के प्रमुख शासकों इंद्रपाल, धर्मपाल और जयपाल की एंट्री होती है। इन्होंने इस ढांचे को विस्तार दिया, इसे और भव्य बनाया। यानी ओरिजिनल स्ट्रक्चर किसी एक व्यक्ति का मास्टर प्लान नहीं था, बल्कि कई राजाओं के सामूहिक दृष्टिकोण का नतीजा था। और यही वो समय था, 8th और 9th शताब्दी, जिसने इस मंदिर को सिर्फ एक आम पूजा स्थल से बढ़कर एक बेहद शक्तिशाली केंद्र बना दिया। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत स्ट्रक्चरल मर्जर हुआ, रूढ़िवादी हिंदू पूजा और 10 महाविद्याओं की जटिल गुप्त तांत्रिक प्रथाओं का। पाल राजाओं ने इन दोनों ही प्रैक्टिसेस को सपोर्ट किया। नतीजा, ये वास्तुकला दोनों ही आस्थाओं का एक मजबूत गढ़ बन गई, एकदम यूनिक कॉम्बिनेशन। सेक्शन 3, आक्रमण और पूर्ण विनाश। अब हम 16वीं शताब्दी के उस भयानक संघर्ष की तरफ बढ़ते हैं जिसने वास्तुकला के इस सुनहरे दौर को अचानक और हिंसक तरीके से खत्म कर दिया। 1498 और 1500 के बीच बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह और उनके सेनापति काला पहाड़ ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ये उदाहरण उस टर्निंग पॉइंट को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करता है। एक सैन्य अभियान ने इस मूल मंदिर संरचना को पूरी तरह तबाह कर दिया। सदियों की मेहनत से खड़ा किया गया वो भव्य आर्किटेक्चर बिल्कुल मलबे में तब्दील हो गया था। इसे हम इस स्ट्रक्चरल टाइमलाइन का सबसे डार्क फेस कह सकते हैं। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस तबाही के बाद रातों रात कुछ नया नहीं बना। 50 से 100 साल, जी हां, करीब आधी शताब्दी से लेकर एक पूरी शताब्दी तक वास्तुकला का ये महान चमत्कार पूरी तरह से खंडहर बना रहा, सिर्फ पत्थरों का एक ढेर। इमेजिन कीजिए, इतना बड़ा आर्किटेक्चरल मार्बल उतने लंबे समय तक बिल्कुल रूइंस में पड़ा था। सेक्शन 4, अहोम राजाओं के अधीन पुनरुद्धार। अब हम इस मंदिर के पुनर्जन्म के दौर में एंटर कर रहे हैं, जहां इसका रिकंस्ट्रक्शन एक विशाल मल्टी जेनरेशनल प्रोजेक्ट बन गया। चलिए देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस क्रोनोलॉजिकली कैसे बिल्ड हुआ। ये अहोम राजवंश के लगातार प्रयासों की एक टाइमलाइन है। युग 1 में देखिए, राजा जयध्वज सिंहा ने इस खंडर को फिर से बनाने का एक शुरुआती संकल्प लिया, सिर्फ प्लेज किया। फिर युग 2 में 1667 से 1670 के बीच राजा चक्रध्वज सिंहा ने आंशिक पुनर्निर्माण शुरू करवाया। और आखिरकार युग 3 में 1751 से 1769 तक राजा राजेश्वर सिंहा के शासनकाल में यह विशाल पुनर्निर्माण पूरा हुआ। ये कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, एक सदी से भी ज्यादा लंबा सफर था। और फाइनली 1769 वो साल था जब इस स्ट्रक्चर को अपना पूरा रूप मिला। राजा राजेश्वर सिंहा के मंत्री पंथानंद गोगोई की खास विजन और स्थानीय वास्तुकारों यानी लोकल कारीगरों के शानदार स्किल के बिना यह बिल्कुल नामुमकिन था। इन्हीं लोगों ने इस लंबे और थका देने वाले हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट को आखिरी रूप दिया और इसे कंप्लीट किया। सेक्शन 5, अंतिम वास्तुशिल्प मिश्रण।
अब समय है इस लंबे इतिहास के अल्टीमेट रिजल्ट पर फोकस करने का और इस मॉडर्न मंदिर के एस्थेटिक और स्ट्रक्चरल रियलिटी को डिकंस्ट्रक्ट करने का। अब जो बात इस फाइनल आर्किटेक्चरल ब्लेंड के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि जो इमारत आज हम देखते हैं वो किसी एक शैली का नतीजा नहीं है। ये असल में 3 अलग-अलग आर्किटेक्चर्स का एक बहुत ही यूनिक 3 पार्ट हाइब्रिड है। पहला बंगाल शैली, जो मंदिर की इस विशिष्ट घुमावदार रूफिंग या छत में दिखती है। दूसरा अहोम शैली, जिसने इसको एक जबरदस्त स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग दी। और तीसरा द्रविड़ शैली, जो इसके लेआउट और पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी में बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही इस मंदिर को आज एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस बनाता है। तो इस पूरी वास्तुशिल्प यात्रा को ट्रेस करने के बाद एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है। एक ऐसी संरचना जो एक सहस्त्राब्दी में बनी, नष्ट हुई और फिर से बनाई गई, वो मानव विरासत के लचीलेपन के प्रमाण के रूप में कैसे खड़ी है? सोचकर देखिए, इस इमारत का यह भौतिक विकास सिर्फ ईंट और पत्थर की कहानी नहीं है। ये खुद उस संस्कृति के बचे रहने की कहानी है। ये दर्शाता है कि सदियों की उथल-पुथल के बावजूद एक विरासत कैसे सरवाइव करती है। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने इस हिस्टोरिकल आर्किटेक्चर को समझने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया होगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।